हेलो फ्रेंड्स, CSIR बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, ब्रीफ में देखे थे, लेकिन आज देखेंगे डिटेल में। तो देखो, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो क्या होता है, देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगा और इसमें क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी मिलेगा। ठीक है। तो अब देखो, इंट्रिंसिक सिग्नल के कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सिग्नल के कारण प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होगा ना वो एक्टिवेट होगा। और ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा एपोप्टोसिस को, मीन्स एपोप्टोसिस को करवाएगा। तो ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स क्या हो सकता है, तो बैक हो सकता है, बैक्स हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इंट्रिंसिक सिग्नल क्या है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लो कि डीएनए डैमेज हो जाता है, बल्क में डैमेज हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, P53 जो प्रोटीन होता है ना वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, फिर सिंथेसाइज करने लगता है। और ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा। तो ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स क्या हो गया, बैक हो गया और बैक्स हो गया। तो जो डीएनए डैमेज हो रहा है और जो सिग्नल आ रहा है जिसके कारण प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सिग्नल। तो इंट्रिंसिक सिग्नल के कारण क्या होगा, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होगा। तो देखो, जो यहाँ पर बैक्स जो मिलता है ना, बैक्स ये हमेशा साइटोसोल में मिलेगा और बैक जो मिलेगा वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में मिलेगा। तो इंट्रिंसिक सिग्नल के प्रेजेंस में ये जो बैक है ये माइग्रेट करता है और बैक्स है ये माइग्रेट करता है और बैक के साथ जुड़कर एक चैनल का फॉर्मेशन करता है। देखो, ये एक चैनल का फॉर्मेशन करता है और इसी चैनल से हम लोग बोलते हैं क्या बाहर आता है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है और साइटोसोल में आता है। तो ये वाला जो चैनल है जो बैक और बैक्स के मिलने से बन रहा है, इसी चैनल को हम लोग बोलते हैं बैक एग्रीगेट या फिर परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर या पीटी पोर। इसी पीटी पोर से साइटोक्रोम सी कहाँ आएगा, साइटोसोल में आएगा। तो देखो, अब साइटोसोल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में एक इनएक्टिव प्रोटीन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपैफ1। इस एपैफ1 का मतलब हो गया एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये इनएक्टिव है। तो ये इनएक्टिव क्यों है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे एपैफ1 को, तो इसमें तुम्हारा सबसे फर्स्ट जो डोमेन मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं WD डोमेन। देखो, WD40 डोमेन ये वाला है, WD40 डोमेन। इसके बाद क्या मिलेगा, KID4 डोमेन। देखो, ये वाला जो है ये है KID4 डोमेन। और सबसे लास्ट में देखो ये वाला डोमेन मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कार्ड डोमेन। कार्ड स्टैंड्स फॉर कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है, कार्ड डोमेन। तो देखो, यहाँ पर ये इनएक्टिव इसीलिए होता है बिकॉज ये एपैफ1 का कार्ड डोमेन जो होता है उसके WD40 डोमेन से बाइंड रहता है और इसीलिए एपैफ1 क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये एक्टिव कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो भी साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ है साइटोसोल में वो क्या करता है, इस एपैफ1 के कार्ड डोमेन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है। और क्या होता है, खुद जाके बाइंड कर जाता है, किससे, WD40 डोमेन से। ये साइटोक्रोम सी देखो बाइंड कर गया साइटोक्रोम सी और कार्ड डोमेन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो कार्ड डोमेन कहाँ आ गया, ऐसे हो गया। तो जैसे ही साइटोक्रोम सी बाइंड किया एपैफ1 में, तब ऐसे एपैफ1 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एपैफ1, या ये एपैफ1 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अब क्या होगा, तो अब देखो ये एक्टिव एपैफ1 क्या होगा, इसका एग्रीगेशन होगा और 7 एक्टिव एपैफ1 आके एग्रीगेट होंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे एपेप्टोजोम। क्योंकि 7 एपैफ1 मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 7 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब ये एपेप्टोजोम क्या करेगा, ये एपेप्टोजोम क्या करेगा, प्रोकैस्पेज 9 जो है ना, जो इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 में। तो कैसे करेगा, इसको जानने से पहले प्रोकैस्पेज 9 के बारे में देखो क्या होता है।
अगर एक प्रोकैस्पेज 9 को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक कार्ड डोमेन होगा, देखो सी मतलब कार्ड डोमेन, और प्रो डोमेन होगा, लार्जर सब यूनिट भी होगा और स्मॉलर सब यूनिट भी होगा एक प्रोकैस्पेज 9 में। तो देखो इसका प्रोकैस्पेज 9 में क्या होता है, दो क्लीविंग साइट मिलेगा। फर्स्ट क्लीविंग साइट यहाँ पर मिलेगा मतलब प्रो डोमेन और लार्जर सब यूनिट के बीच में, और सेकंड क्लीविंग साइट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा मतलब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि प्रोकैस्पेज 9 को कौन एक्टिवेट करेगा, एपोप्टोजोम एक्टिवेट करेगा। तो कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पर प्रोकैस्पेज 9 का ये जो कार्ड डोमेन है ये एपोप्टोजोम के कार्ड डोमेन के साथ इंटरैक्ट करेगा। देखो ये सब एपोप्टोजोम का क्या है, कार्ड डोमेन है, कार्ड डोमेन, कार्ड डोमेन। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोकैस्पेज 9, और प्रोकैस्पेज 9 का कार्ड डोमेन क्या है, यही वाला है, ये वाला को हम ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ प्रोकैस्पेज 9 का कार्ड डोमेन एपोप्टोजोम के कार्ड डोमेन के साथ इंटरैक्ट होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटियोलाइटिक क्लीविंग होगा। किसमें, प्रोकैस्पेज 9 में। इसमें दो क्लीविंग साइट होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से क्या होगा, क्लीविंग होगा, जिसके कारण ये लार्जर सब यूनिट क्या होगा, अलग होगा, स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा, अलग होगा। तो प्रोटियोलाइटिक क्लीविंग के कारण क्या होगा, ये जो इनएक्टिव प्रोकैस्पेज 9 था अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव कैस्पेज 9 में। अब ये एक्टिव कैस्पेज 9 क्या करेगा, तो ये एक्टिव कैस्पेज 9 प्रोकैस्पेज 3 को एक्टिव करेगा। तो अगर प्रोकैस्पेज 3 को भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, कार्ड डोमेन होगा, प्रो डोमेन होगा, लार्जर सब यूनिट होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा, और इसमें भी दो क्लीविंग साइट होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, मतलब प्रो डोमेन और लार्जर सब यूनिट के बीच में एक क्लीविंग साइट होगा, और दूसरा होगा लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट के बीच में एक क्लीविंग साइट होगा। तो अब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिव कैस्पेज 9 था ये क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करेगा। किसका, प्रोकैस्पेज 3 का। जैसे ही ये करेगा प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज तो क्या होगा, ये लार्जर सब यूनिट अलग होगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये प्रोकैस्पेज 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव प्रोकैस्पेज 3 में। और ये एक्टिव प्रोकैस्पेज 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर कैस्पेज। इसका मतलब ये इफेक्टर कैस्पेज क्या करवाएगा, एपोप्टोसिस को करवाएगा। तो कैसे करके करवाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये ये कैस्पेज 3 जो एक्टिव फॉर्म है ये न्यूक्लियस एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो अब ये न्यूक्लियस अगर एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ेगा, और ये कैस्पेज अपने आप में क्या है, प्रोटीएज है। तो ये प्रोटीएज क्या करेगा, सेल का जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स है ना उसको डिसॉल्व करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, और ये एपोप्टोटिक बॉडीज को डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करके इनगल्फ कर देगा। तो ये है डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। थैंक यू।